वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स आउटलाइन दिस। इंट्रोडक्शन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंसेस फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी खाने का पाचन वो प्रोसेस है जिसमें खाने को तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जब तक वो इस लेवल पे ना आ जाए कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके। हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। यही खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी इन्हीं को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है ताकि इनको एब्जॉर्ब किया जा सके बॉडी के यूज़ के लिए। Through the process of digestion, these macronutrients are broken down into molecules that can traverse the intestinal epithelium and enter the bloodstream for use in the body। यानी कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उस लेवल तक जब तक ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो हमारी होती है यानी आंत की अंदरूनी परत, उसके माध्यम से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब ना हो जाए। डाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म, यानी डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, यानी खाने को तोड़ने वाली प्रक्रिया है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस दैट इन्वॉल्व्स 2 सेपरेट प्रोसेसेस। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और इसमें 2 तरह की प्रोसेसेस पाई जाती हैं। एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स फिजिकली ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू मोर एफिशिएंटली अंडरगो केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि खाने को फिजिकली तोड़ा जाता है, भौतिक रूप में ही उसको तोड़ा जाता है छोटे पार्टिकल्स में, ताकि उस पर जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छे से काम कर सकें। द रोल ऑफ केमिकल्स डाइजेशन इज टू फर्दर डिग्रेड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द इंजेस्टेड कंपाउंड्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू अ फॉर्म दैट इज एब्जॉर्बेबल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। केमिकल डाइजेशन का काम यह है कि जो भौतिक तौर पर मैकेनिकल डाइजेशन के द्वारा खाना टूट चुका है उसको और फर्दर तोड़ना सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तब तक जब तक वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लायक ना हो जाए। Digestion involves the breaking down of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body। यानी डाइजेशन में खाने को तोड़ा जाता है तब तक जब तक वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लायक, अवशोषित होने लायक ना हो जाए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसके साथ में होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, जिसमें आते हैं टंग, सेलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज़ 3 स्टेजेस। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं मेनली। सेफेलिक फेज, इसके बाद गैस्ट्रिक फेज, इसके बाद इंटेस्टाइनल फेज। तो आइए इनको जानते हैं। सेफेलिक फेज। द सेफेलिक फेज ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू द साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड। यानी सबसे पहला जो डाइजेशन शुरू होने की प्रक्रिया है वो है खाने को देखकर और उसकी स्मेल लेकर गैस्ट्रिक सिक्रेशन होने लगते हैं हमारे बॉडी के अंदर। दिस स्टेज इंक्लूड्स द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग, यानी कि खाने को चबाने की जो प्रक्रिया है वो इसी का पार्ट होती है। एंड द केमिकल ब्रेक डाउन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट टेक प्लेस इन आवर माउथ, यानी हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर भी कुछ केमिकल एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाए हुए खाने पर काम करते हैं और उसको केमिकली तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। सलाइवा, यानी कि हमारा जो थूक होता है, सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे थूक में भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। सिक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स, और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा और सेरस ग्लैंड्स के द्वारा। और ये कहाँ पर होते हैं? टंग पर और हमारे मुंह के अंदर के और एरियाज में, वो हम आगे देखेंगे। द एंजाइम्स स्टार्ट टू ब्रेक डाउन द फूड इन द माउथ। एंजाइम्स हमारे द्वारा खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। च्यूइंग इन विच द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा। चबाने की जो प्रक्रिया है वो असल में खाने के छोटे छोटे पीसेस को सलाइवा के साथ मिक्स करने की एक प्रोसेस है। बिगिंस विद द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और यहाँ से मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है। दिस प्रोड्यूसेस अ बोलस। खाने को चबाना और उसको सलाइवा के साथ मिलाने के बाद एक बोलस बनता है, यानी चबाए हुए खाने की एक बॉल शेप की बनती है जिसको बोलते हैं बोलस। विच कैन बी स्वॉलोड, और उसको हम गुड़कते हैं यानी नीचे लेते हैं, स्वॉलो करते हैं। विच कैन बी स्वॉलोड डाउन द एसोफेगस टू एंटर द स्टमक, और फिर वो बोलस जो है वो हमारे एसोफेगस में जाता है, खाने की नली में, और फिर उसके ट्रेवल करता हुआ जाता है हमारे स्टमक में। इसके बाद है गैस्ट्रिक फेज। सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन देन बिगिंस इन द स्टमक। फर्स्ट स्टेज हो गई हमारे माउथ में, सेफेलिक फेज। उसके बाद खाना एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होगी गैस्ट्रिक फेज यानी सेकंड स्टेज। Here the food is further broken down by mixing with gastric acid। हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिड मौजूद होता है, वो खाने को जो बोलस ऊपर से आता है उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करता है until it passes into the duodenum। duodenum छोटी आंत का एक पार्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, इंटेस्टाइनल फेज। थर्ड स्टेज बिगिंस इन द duodenum। तीसरी स्टेज की शुरुआत duodenum में होती है। विद द इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन वेयर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज मिक्सड विद अ नंबर ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। ड्यूडेनम में शुरुआत होती है तीसरे फेज की, और इसमें मिलाए जाते हैं कुछ एंजाइम जो कि बनाए जाते हैं पेनक्रियाज के द्वारा। डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय च्यूइंग ऑफ फूड कैरीड आउट बाय मसल ऑफ मस्टिकेशन। मस्टिकेशन यानी चबाने की जो प्रक्रिया होती है वो असल में मदद करती है, एड करती है हमारे डाइजेशन को। एंड ऑल्सो बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस वो प्रोसेस होती है जिससे जब हमारा बोलस जो है, जो चबाए हुए खाने की जो बॉल शेप थी, वो जब नीचे जाती है खाने की नली से या हमारी आंतों में, तो पीछे की जो मसल्स हैं उसके वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आगे की रिलैक्स होती हैं। फिर ऐसे ही बोलस थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पीछे की कॉन्ट्रैक्ट, आगे की रिलैक्स। तो इस तरह से वो बोलस आगे बढ़ता जाता है और हमारे शरीर के अंदर मूव करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको मूव करवाने की, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस।
गैस्ट्रिक एसिड एंड द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक आर एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रक्रिया जारी रहे इसके लिए जरूरी है प्रोडक्शन गैस्ट्रिक एसिड का और म्यूकस का। Peristalsis is the rhythmic contraction of muscles that begins in the esophagus and continues along the wall of stomach and the rest of the gastrointestinal tract. This initially result in the production of chyme. Chyme जो हमारा बोलस है वो जब स्टमक में जाने के बाद और फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो एक सेमी लिक्विड टाइप का पेस्ट बन जाता है जिसको कहते हैं काइम, और उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। विच व्हेन फुली ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब्ड एज काइल। काइम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है एज काइल into the lymphatic system. Most of the digestion of food take place in small intestine. यानी हमारा जो डाइजेशन है उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस कहाँ पर होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर एंड सम मिनरल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड इन द कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो पचा हुआ खाना रहता है एंड में उससे फर्दर वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कहाँ पर, कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फीसेस आर डिफिकेटेड फ्रॉम द एनस वाया रेक्टम। यानी सारा डाइजेशन हो जाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है फीसेस उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द एनस वाया रेक्टम। वाई डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। डाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स तभी आएंगे जब हम खाना खाकर उसको पचा पाएंगे। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आर न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी के लिए ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे चाहिए। योर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू पार्ट्स स्मॉल इनफ फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल्फ रिपेयर। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर वो उस फॉर्म में नहीं होते कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर फॉर्म में ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए और एनर्जी बना पाए, हमारे शरीर की ग्रोथ कर पाए और सेल रिपेयर की प्रोसेस कर पाए। प्रोटीन्स जो हैं ये टूटते हैं हमारे शरीर में जाकर अमीनो एसिड्स में। फैट्स जो हैं ये हमारे शरीर में जाकर टूट जाते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे शरीर में जाकर टूट जाते हैं सिंपल शुगर्स में। मोटिलिटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। देयर आर 4 स्टेप्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन की प्रक्रिया में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है इंजेशन यानी खाने को अंदर लेने की प्रक्रिया। इसके बाद है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो कि हमारे मुंह में होता है, हमारे स्टमक में होता है। इसके बाद है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो कि मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड एलिमिनेशन ऑफ इंडिजेस्टिबल फूड यानी जो खाना पचा नहीं सकती हमारी बॉडी या जो ऑलरेडी पचाया जा चुका है और वेस्ट है उसको निकालने की प्रोसेस। सो 4 मेन स्टेप जो है डाइजेशन की प्रोसेस में वो है इंजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इसके बाद न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इसके बाद एलिमिनेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम फोकस करते हैं। द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे कहते हैं जीआई ट्रैक्ट। दिस स्टार्ट्स एट द माउथ, ये हमारे मुख से शुरू होती है एंड एंड्स एट द एनस और गुदा द्वार पर जाके खत्म होती है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 9 मीटर्स, और ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है अगर हम नापने जाएं तो। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज द कोलोन। जो जीआई ट्रैक्ट है इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है कोलोन या फिर हम कहें लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर एंड द रिमेनिंग वेस्ट मैटर इज स्टोर्ड प्रायर टू डिफिकेशन। Most of the digestion of food take place in the small intestine, which is the longest part of GI tract. GI tract का longest part जो है वो है small intestine और जो largest part है वो है colon या large intestine. Small intestine में हमारा सबसे ज़्यादा जो digestion का process है वो होता है। A major digestive organ is the stomach. एक बहुत ज़रूरी important organ जो है digestive system में वो है stomach. Within its mucosa are millions of embedded gastric glands. यानी जो अंदरूनी परत है stomach की mucosa उसमें होती हैं millions of gastric glands. Their secretions are vital to the functioning of the organ. There are many specialized cells of the GI tract. These include the various cells of gastric glands, taste cells, pancreatic duct cells, enterocytes, and microfold cells. A major digestive organ is the stomach, जिसके अंदरूनी सतह जो होती है उसमें millions of gastric glands होती हैं। इसके साथ ही साथ GI tract में भी कई सारी glands पाई जाती हैं। Some parts of the digestive system are also part of excretory system, including the large intestine. कुछ parts digestive system के साथ ही साथ वो पार्ट्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं कि इसमें मेन जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इसको मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले है माउथ। माउथ के अंदर हम देखते हैं कि प्लेट आता है, ऊपर का तलू, इसके बाद उवला, टंग, टीथ, ये सब माउथ में आते हैं। इसके बाद आता है सेलिवरी ग्लैंड जो कि सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड होती हैं। इसके बाद आता है एपिग्लोटिस, उसके बाद फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर डायफ्राम, फिर स्टमक, फिर स्प्लीन, फिर लिवर, फिर गॉल ब्लैडर, फिर पैनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर कैकम और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए एक एक कर इनको देखते हैं। सबसे पहले माउथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इज इक्विप्ड विद सेवरल स्ट्रक्चर्स दैट बिगिन द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
दीज इंक्लूड सेलिवरी ग्लैंड्स, टीथ एंड टंग, यानी हमारा मुख अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जो ऊपरी भाग है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसका एक पार्ट है। और इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरुआती प्रोसेस होती हैं डाइजेशन की, उनको करवाती हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। द माउथ कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स, हमारे मुंह में 2 रीजन्स होते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, द वेस्टिब्यूल एंड द ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन टीथ एंड लिप्स, यानी हमारे जो गाल हैं और जो हमारे टीथ हैं, दांत हैं, इनके बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है हमारे मुंह के अंदर का, उसे कहते हैं ओरल कैविटी। मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी इज लाइंड विद ओरल म्यूकोसा, जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसमें एक लाइनिंग होती है, एक परत होती है ओरल म्यूकोसा नाम की। अ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन इन द माउथ कंटिन्यूज एज द थिन म्यूकोसा विच लाइन्स द बेसिस ऑफ टीथ। मेन कंपोनेंट ऑफ म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन। जो म्यूकस ये मेम्ब्रेन है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन। म्यूसिन प्रोड्यूस्ड इज हाईली प्रोएक्टिव अगेंस्ट टूथ डिके, यानी कि जो ये म्यूसिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है, ये टूथ डिके को रोकने में, टूथ डिके से हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने में हाईली इफेक्टिव होता है। द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स इन योर माउथ व्हेन यू च्यू। योर सेलिवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा, अ डाइजेस्टिव जूस which moistens food so it moves more easily through your esophagus into your stomach. Saliva also has an enzyme that begins the breakdown starches in your food. यानी कि ये सलाइवा जो है हमारा और जो चबाने की प्रोसेस है, उससे जो खाना है, जो बोलस बनता है, वो मॉइस्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ताकि आगे की प्रोसेस में एसोफेगस से वो ट्रेवल आसानी से कर सके। साथ ही साथ सलाइवा में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च जो है खाने में उसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं। ओरल कैविटी प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट मैकेनिकल डाइजेस्टिव फंक्शन एंड माइनर केमिकल डाइजेशन एट अ पीएच बिटवीन 6.7 to 7.0। यानी जो हमारी ओरल कैविटी है ये कई तरीके के डाइजेशन फंक्शन को करती है, साथ ही साथ कुछ हद तक केमिकल डाइजेशन भी कर देती है। और जो इसकी इफेक्टिव रेंज है, यानी इसका पीएच कितना रखा जाए कि यहाँ पे जो मौजूद एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, वो अच्छे से काम कर सकें, वो है 6.7 से 7.0, यानी स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल। इसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स एंड बिटवीन 800 to 1000 माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स। यानी 3 मुख्य ग्लैंड्स होती हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, और छोटे छोटे अगर गिने जाएँ तो 800 से 1000 के बीच में। मेनली सर्व द डाइजेस्टिव प्रोसेस। सेलिवरी ग्लैंड जो मेन काम है इनका वो है डाइजेस्टिव प्रोसेस में, एंड ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ डेंटल हेल्थ, दांतों की सेहत अच्छी रखने में भी, और इन जनरल जो इनका रोज़ का काम होता है वो है माउथ लुब्रिकेशन। मेन ग्लैंड्स आर ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो ये सेलिवरी ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि सीक्रेटिंग वाया डक्ट्स, यानी ये नलियों के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है उसको सीक्रेट करती हैं। ऑल ऑफ दीज ग्लैंड्स टर्मिनेट इन द माउथ, यानी ये सारी ग्लैंड्स जो हैं सेलिवरी ग्लैंड्स ये मुंह में ही टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड्स। जो सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, और इनका जो सीक्रेशन होता है वो मेनली होता है सेरस। इसके बाद जो पेयर होता है वो होता है हमारे जबड़ों के नीचे दोनों तरफ, जिन्हें कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं सेरस फ्लूइड और साथ ही साथ म्यूकस। इसके बाद जो थर्ड पेयर है सेलिवरी ग्लैंड का वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि हमारे जीभ के नीचे दोनों तरफ रहता है, और ये मेनली प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस और कुछ हद तक सलाइवा। माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स, देयर सीक्रेशंस आर मेनली म्यूकस एंड दे आर इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व CN7। यानी जो माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो मेनली म्यूकस बनाती हैं और ये स्टिमुलेट होती हैं बाय फेशियल नर्व CN7। द ग्लैंड्स ऑल्सो सीक्रेट अमाइलेज, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये अमाइलेज भी छोड़ती हैं। आ फर्स्ट स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एक्टिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट इन द फूड टू ट्रांसफॉर्म द स्टार्च कंटेंट इनटू माल्टोज। हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है ये अमाइलेज। अदर सेरस ग्लैंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ टंग दैट एनसर्कल टेस्ट बर्ड्स ऑन द बैक पार्ट ऑफ द टंग एंड दीज ऑल्सो प्रोड्यूस लिंगुअल लाइपेज। और जो दूसरी सेरस ग्लैंड्स हैं वो लिंगुअल लाइपेज बनाती हैं। लाइपेज इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि हाइड्रोलिसिस करता है लिपिड्स का, यानी कि फैट्स का। ये आप फिगर में देख सकते हैं 3 तरह की सेलिवरी ग्लैंड्स जो मेन होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो हैं ये सबसे बड़ी हैं, इसके बाद है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसके बाद सलाइवा। सलाइवा मॉइस्टन्स एंड सॉफ्टन्स फूड, यानी जो हमारा चबाया हुआ खाना होता है उसको मॉइस्ट रखता है और सॉफ्ट करता है। च्यूइंग एक्शन ऑफ टीथ ट्रांसफॉर्म्स द फूड इनटू स्मूथ बोलस। चबाने की प्रक्रिया से जो हमारा खाना है वो बोलस में बदल जाता है। बोलस इज फर्दर हेल्प्ड बाय लुब्रिकेशन प्रोवाइडेड बाय द सलाइवा, और बोलस को लुब्रिकेट करता है हमारा सलाइवा इन इट्स पैसेज फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस। मुंह से एसोफेगस में जाने तक जो रास्ता है उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है सलाइवा फॉर बोलस। केमिकल डाइजेशन इन माउथ इज माइनर। केमिकल जो डाइजेशन होता है माउथ में वो माइनर होता है, बट कंसिस्ट ऑफ सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज यानी कि पेटियालिन या उसको बोले हम अल्फा अमाइलेज, एंड लिंगुअल लाइपेज, बोथ कंटेन्ड इन सलाइवा। ये दोनों ही सलाइवा में मिलते हैं। अमाइलेज जो है इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो होता है 6.7 से 7.0।
स्टार्ट्स टू वर्क ऑन द स्टार्च इन कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें जो स्टार्च है उस पर ये काम करता है, ब्रेक डाउन करता है उसको सिंपल शुगर्स में ऑफ माल्टोज एंड डेक्सट्रोज दैट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आगे जाकर छोटी आंत में और ज़्यादा टूटेंगी। लाइपेज स्टार्ट्स टू वर्क ऑन ब्रेकिंग डाउन फैट्स, और जो लाइपेज होता है ये फैट्स को ब्रेक डाउन करने पर काम करता है। लाइपेज इज फर्दर प्रोड्यूस्ड इन द पेनक्रियास, आगे जाकर पेनक्रियास में भी लाइपेज बनाया जाता है जो कि और जो फर्दर फैट्स बच जाते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। इट ऑल्सो हैज़ एन इम्यूनोलॉजिकल रोल, जो हमारा सलाइवा है इसका इम्यूनोलॉजिकल रोल भी होता है इन सप्लाइंग एंटीबॉडीज टू द सिस्टम सच एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, की रोल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंटली डेट ऑफ पैरोटिड्स, यानी कि मुंह में कोई इन्फेक्शन बीमारी ना हो, इसके लिए जो इम्यूनोलॉजिकल रोल है उसमें भी सलाइवा का रोल है। ये हमारे मुंह में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए ये लाता है ताकि यहाँ पर इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड हेप्टोकोरिन विच इज़ अ बाइंडिंग प्रोटीन टू विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे शरीर में अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो उसे जो एसिडिक मीडियम है पेट का उससे बचा कर ले जाना पड़ेगा, और ये जो बचा के ले जाने का काम होता है ये करवाता है ग्लाइकोप्रोटीन हेप्टोकोरिन, जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है। तो जैसे ही हम विटामिन B12 वाली चीज़ खाते हैं तो हेप्टोकोरिन विटामिन B12 के साथ अटैच हो जाता है और उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे देता है एसिडिक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में, ताकि जब ये विटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पेट में जाए तो एसिड की वजह से ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन हेप्टोकोरिन। इसके बाद टंग, हमारी जीभ। टंग इज अ फ्लैशी एंड मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन and the first sensory information is received via taste buds in the papillae on its surface. If the taste is agreeable, the tongue will go into action manipulating the food in the mouth which stimulates the secretion of saliva. यानी जो पहली इन्फॉर्मेशन है खाने के बारे में वो हमें मिलती है वाया टेस्ट बर्ड्स जो कि होते हैं पेपिला। अगर टेस्ट हमारी जीभ को सही लगता है तो वो आगे खाने को मैनिपुलेट करती है, यानी उसको चबाती है, और साथ ही साथ जीभ की जो सेंसेशन है उसकी मदद से जो सीक्रेशन है सलाइवा का वो भी हो पाता है। टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय लिगामेंटस बैंड, जिसे कहते हैं फ्रेनम। इसके बाद है टेस्ट। टेस्ट एक तरह का कीमो रिसेप्शन होता है, यानी केमिकल रिसेप्शन होता है दैट टेक प्लेस इन द स्पेशलाइज्ड टेस्ट रिसेप्टर्स, जो कि हमारे जीभ पर पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस डोर्सम ऑफ द टंग। इनका फंक्शन क्या होता है? टेस्ट का फंक्शन ये है टू हेल्प प्रिवेंट हार्मफुल और रॉटन फूड्स फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड। टेस्ट इसलिए बनाया नेचर ने ताकि हम सड़ा हुआ, गला हुआ या ऐसा खाना जो खाने योग्य नहीं है वो ना खाएं, क्योंकि उनका टेस्ट अलग ही होता है, तो इसलिए टेस्ट करके हम पहचान सकते हैं। तो इसलिए नेचर ने हमें ये टेस्ट वाला सेंसेशन दिया है। देयर आर ऑल्सो टेस्ट बर्ड्स ऑन द एपिग्लोटिस। टेस्ट बर्ड्स सिर्फ जीभ पर नहीं होते, एपिग्लोटिस में भी होते हैं और अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस में भी पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर इनर्वेटेड, यानी कि स्टिमुलेट होते हैं बाय अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, द कोरडा टिम्पैनी एंड द ग्लोसोफारेंजियल नर्व। 5 तरह के बेसिक टेस्ट पाए जाते हैं: सॉल्टीनेस, सारनेस, बिटरनेस, स्वीटनेस एंड उमामी। ये फिगर में आप देख सकते हैं हमारी जीभ में कौन कौन से टेस्ट वाले एरियाज होते हैं। सबसे पीछे जो हैं वहाँ पर जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सर्कमवेलिएट। इसके बाद थोड़ा आगे आते हैं तो दोनों तरफ पर पाए जाते हैं फोलिएट टाइप के टेस्ट रिसेप्टर, और फिर आगे वाला जो एरिया होता है मेनली उसमें पाए जाते हैं फंजीफॉर्म टाइप के रिसेप्टर्स। और जो टेस्ट रिसेप्शन का एरिया है वो भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो बिटर टेस्ट है वो ज़्यादातर पीछे वाला जो भाग है टंग का उसमें फील होता है। जो सार वाला टेस्ट है वो जीभ के दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड के कॉर्नर में फील होता है। जो स्वीटनेस का टेस्ट है वो मेनली आगे की जो टिप वाला एरिया है उस पर फील होता है, और जो सॉल्टी टेस्ट है वो आगे और साइड्स में एक यू शेप के बैंड में फील होता है ज़्यादातर। इसके बाद टीथ। टीथ आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ बोन लाइक मटेरियल, जैसे कहते हैं डेंटिन, और इस डेंटिन से बने कॉम्प्लेक्स मटेरियल पर लेयरिंग किसकी होती है? हमारे शरीर के हार्डेस्ट टिश्यू की, जो होता है एनेमल। एम्प्लॉयड इन टीयरिंग एंड च्यूइंग पीसेस ऑफ फूड्स, और इनका काम क्या होता है? खाने की वस्तुओं को चबाना, उनको चीर फाड़ करना इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ सके और हमारे जो बॉडी में केमिकल्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। Mastication of food with the help of saliva and mucus results in making a soft bolus, which can then be swallowed to make its way down the upper gastrointestinal tract to the stomach. Mastication यानी चबाकर थूक के साथ जो मिक्स करने की प्रोसेस है वो खाने की। Epiglottis. Epiglottis is a flap. Epiglottis एक फ्लैप होता है, एक झिल्ली टाइप की होती है ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि अटैच होती है एट द एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स। और ये क्या करती है? हमारी जो सांस की नली है और जो खाने की नली है उनके बीच एक सेफ्टी वेल्व का काम करती है। जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी गुटक रहे होते हैं, अंदर ले रहे होते हैं, स्वॉलो कर रहे होते हैं, तो ये फ्लैप सांस की जो नली है उसको बंद कर देता है, कवर कर लेता है, ताकि सिर्फ खाने की नली में ही खाना जाए। तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गोइंग इनटू ट्रैकिया यानी सांस की नली एंड इंस्टीड डायरेक्ट इट टू द एसोफेगस यानी खाने की नली में भेज देता है खाने को। या फिगर में देख सकते हैं ये जो टॉन्सिल्स लिखा हुआ है इसके नीचे आप देखें एपिग्लोटिस लिखा हुआ है, जो कि एक फ्लैप टाइप का आपको दिख रहा है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ट्रैकिया, सांस की नली जा रही है, और उसके जो राइट हैंड साइड पर पीछे की तरफ वो है एसोफेगस, खाने की नली। तो जब भी हम कुछ स्वॉलो कर रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है ये सांस की नली को बंद कर देता है आगे की तरफ झुककर। इसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ थ्रोट इमीडिएटली बिहाइंड द नेजल कैविटी एट द बैक ऑफ द माउथ एंड अबव द एसोफेगस एंड लैरिंग्स। लोअर टू पार्ट्स द ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंगोफेरिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम,
यानी फेरिंग्स के जो दो पार्ट हैं, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स, ये रोल अदा करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एयर एंटर्स द लेरिंग्स एंटीरियरली, यानी कि सामने की तरफ से हवा आती है, बट एनीथिंग स्वॉलोड हैज़ प्रायोरिटी। फेरिंग्स में खाना भी आता है और हवा भी आती है, पर फेरिंग्स की बनावट कुछ ऐसी है कि जो स्वॉलोइंग की प्रोसेस है, जो खाने को गुटकने की प्रोसेस है, उसको ये प्रायोरिटी देता है इंस्टीड ऑफ द हवा के आने जाने की प्रोसेस। तो इस वजह से ये डाइजेशन में मदद करता है। मसल्स इन द फेरिंग्स पुश द फूड इनटू एसोफेगस, और यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो खाने को एसोफेगस की तरफ ढकेलती हैं, मदद करती हैं उसको नीचे जाने में। फेरिंग्स इज इनर्वेटेड यानी कि स्टिमुलेटेड बाय फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ द वेगस नर्व। इसके बाद है एसोफेगस, कॉमनली नोन एज द फूड पाइप। एसोफेगस को हम कॉमनली कहते हैं फूड पाइप, खाने की नली। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड पैसेज फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। एट रेस्ट द एसोफेगस इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स बाय द अपर एंड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो एसोफेगस है ये दोनों एंड्स पर, ऊपर से भी और नीचे से भी बंद होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए ढक्कन टाइप के लगे होते हैं, जो कि खुल और बंद हो जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर। स्फिंक्टर ऑल्सो सर्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द एसोफेगस इनटू द फेरिंग्स, यानी कि अगर कोई चीज़ खाने की नली में चली गई है वो वापस फेरिंग्स में ना आ जाए, ऊपर ना आ जाए, इसके लिए ऊपर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, और ऐसा ही एक स्फिंक्टर नीचे लगा हुआ होता है ताकि पेट से, स्टमक से कोई चीज़ वापस खाने की नली में ना आ जाए। ओपनिंग ऑफ द अपर स्फिंक्टर इज ट्रिगर्ड बाय द स्वॉलिंग रिफ्लेक्स, यानी जैसे हम कुछ गुटकते हैं तो ऊपर का जो स्फिंक्टर है वो खुल जाता है, जिससे खाना एसोफेगस में जा सकता है, सो दैट फूड इज अलाउड थ्रू। बोलस ट्रेवल्स डाउन टू द स्टमक वाया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जिसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्सिस। एसोफेगस डज नॉट हैव द सेम प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिड एज द स्टमक। एनी फेलियर ऑफ दिस स्फिंक्टर कैन लीड टू हार्टबर्न। इसलिए जो नीचे वाला स्फिंक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसोफेगस में एसिड के अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, जैसे हमारे पेट में म्यूकस की लेयर होती है, ऐसे एसोफेगस में नहीं होती। इसलिए अगर स्टमक से आधा पचा हुआ खाना या एसिड जो है वो, अगर जो नीचे वाला स्फिंक्टर है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता और वो एसिड ऊपर चढ़ के एसोफेगस में आ जाता है, तो हमें हार्ट बर्न जैसी सेंसेशन होती है, जलन टाइप की होती है। आप फिगर में देख सकते हैं फेरिंग्स को। फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स यानी सांस से जो हिस्सा जुड़ा होता है फेरिंग्स का, इसके बाद ओरोफेरिंग्स जो मुंह से हिस्सा जुड़ा होता है, और फिर हाइपोफेरिंग्स। ये तीनों मिलकर फेरिंग्स बनाते हैं। इसके बाद एसोफेगस को आप देख सकते हैं, ये जो ग्रे कलर की आपको ट्यूब दिख रही है ये है ट्रैकिया। इसके पीछे से एसोफेगस जाता है यानी खाने की नली, और ये ले जाकर खाने को कहाँ छोड़ती है? स्टमक में। यानी एसोफेगस कहाँ तक जॉइंट होता है? हमारे स्टमक के ऊपरी पार्ट तक। इसके बाद है डायाफ्राम। मस्कुलर डायाफ्राम सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो हमारे फेफड़ों वाली जो रिब्स वाली कैविटी है उसको अलग करती है एब्डोमन वाली कैविटी से, यानी पेट वाली कैविटी से। वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर लोकेटेड। सस्पेंसरी मसल अटैचेस द स्कैंडिंग ड्यूडेनम टू द डायफ्राम, और डायफ्राम से ही एक मसल, एक सस्पेंसरी मसल आती है जो कि ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा है, उसको एक सही स्लोप पर पकड़ के रखती है ताकि खाने का मोशन अच्छे से हो सके। डायाफ्राम ऑल्सो अटैचेस टू एंड एंकर्स द लिवर एट इट्स बेस एरिया, और डायाफ्राम ही है जो लिवर को उसके बेस एरिया से पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है और उसको अपनी जगह पे बनाए रखता है। एसोफेगस एंटर्स द एब्डोमेन थ्रू अ होल इन द डायफ्राम, और जो खाने की नली है ये डायफ्राम में एक होल होता है, उसके थ्रू ही हमारे स्टमक से जाकर जुड़ती है। इसके बाद है स्टमक। स्टमक मेजर जे शेप्ड ऑर्गन, ये एक जे शेप का ऑर्गन होता है जीआई ट्रैक्ट का, जॉइंट टू द एसोफेगस, ये एसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है खाने की नली से, एट इट्स अपर एंड एंड टू द ड्यूडेनम एट इट्स लोअर एंड, यानी ऊपरी एंड पर ये एसोफेगस से जुड़ा होता है खाने की नली से, और इसका जो निचला हिस्सा है वो जुड़ा होता है ड्यूडेनम से, यानी छोटी आंत की शुरुआती जो लेयर होती है उससे। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में बनता है जो कि वाइटल रोल प्ले करता है डाइजेशन की प्रोसेस में। मेनली कंटेन्स, गैस्ट्रिक एसिड जो है, गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलते हैं, ये मेनली कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड एग्जिस्ट इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी पेट की जो अंदरूनी सतह है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसमें 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड कंटेन्स पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। पैराइटल सेल्स जो होती हैं ये सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कंसंट्रेटेड होता है अप्रॉक्सीमेटली 160 मिलीमोल पर लीटर एंड अ पीएच ऑफ 0.8। तो आप सोच सकते हैं कितना कंसंट्रेटेड HCl हमारे पेट में पैराइटल सेल्स जो हैं वो बनाती हैं, और ये पैराइटल सेल्स किस में होती हैं? ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में, जो कि हमारे पेट के स्टमक के म्यूकोसा में पाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स सर्व्स 3 मेन फंक्शन। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है ये 3 मेन फंक्शंस प्ले करता है। पहला, टू क्रिएट अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेकन इन थ्रू द माउथ, यानी हमारे मुंह के रास्ते अगर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आ गया है हमारे स्टमक में तो उसके लिए एकदम विषम परिस्थितियां पैदा कर देना ताकि वो जिंदा ही ना रह पाए, इसलिए एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बना दिया जाता है। दूसरा, टू डीनेचर प्रोटीन्स एंड मेक देम मोर एक्सेसिबल फॉर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बाय पेप्सिन, यानी जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, तो उसको थोड़ा डीनेचर कर देना, उसको थोड़ा खोल देना ताकि एंजाइम आके अच्छे से उससे रिएक्शन कर पाएं। तीसरा जो काम होता है HCl का वो है टू एक्टिवेट द जाइमोजन पेप्सिनोजन टू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही वो HCl यानी एसिडिक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने का काम भी हमारा ये HCl करता है। अब पेप्टाइड हार्मोन गैस्ट्रिन प्रोड्यूस्ड बाय जी सेल्स। पेप्टाइड हार्मोन गैस्ट्रिन कौन बनाता है? जी सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और ये जो गैस्ट्रिन है ये स्टिमुलेट करता है, यानी शुरुआत करता है, इनिशिएशन करवाता है गैस्ट्रिक जूस बनाने की, विच एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेप्सिनोजन बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, जैसे ही इसमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो ये बना देता है एक्टिव फॉर्म अपना पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करवाता है। म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय इनन्यूमरेबल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी हमारे जो पेट की अंदरूनी सतह यहाँ पे खूब सारी म्यूकस ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं और जो कि इनन्यूमरेबल है, बहुत सारी होती हैं इन द स्टमक टू प्रोवाइड अ स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि जो एसिड रिलीज होता है हमारे पेट में उससे हमारे जो पेट की अंदरूनी लेयर है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट की लेयर है, उसको एसिड से बचा सके, इसलिए वहाँ पर म्यूकस सीक्रेट किया जाता है जो कि एक स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एसिडिक टाइप का सीक्रेट किया जाता है बाय चीफ सेल्स इन फंडस, फंडस स्टमक का ऊपरी पार्ट होता है और ये ब्रेक डाउन करता है फैट को कुछ एक्सटेंट तक, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेट में गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये फैट को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है, पर आगे जाकर जो पेनक्रियास से लाइपेज आता है वो इसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है। लोएस्ट सेक्शन ऑफ स्टमक पाइलोरस अटैचेस टू ड्यूडेनम, काउंटलेस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर व्हिच सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि गैस्ट्रिक एक्सेट्रा। आफ्टर एन आवर और टू अ थिक सेमी लिक्विड कॉल्ड काइम, खाना जब पेट में आ जाता है उसके 1 से 2 घंटे के बाद एक सेमी लिक्विड बनता है जैसे कहते हैं काइम। व्हेन द पाइलोरिक स्फिंक्टर और वेल्व ओपन, काइम एंटर्स द ड्यूडेनम वेयर इट मिक्सेस फर्दर विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियास, यानी पेट में जो खाना पचना था वो पच गया, अब उसके बाद उसको कहाँ जाना है, ड्यूडेनम में जाना है, पर बीच में एक हिस्सा पड़ता है पाइलोरस का, वहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है ढक्कन टाइप का। जब एक सही क्वांटिटी में काइम मौजूद हो जाता है तब ये स्फिंक्टर खुल जाता है, सेमी लिक्विड जो होता है ये जो खाना पचा हुआ होता है अब तक वो चला जाता है कहाँ पर, आगे ड्यूडेनम में, और वहाँ पर जाकर पेनक्रियास से कई सारे एंजाइम्स आते हैं जो कि अब इस सेमी लिक्विड काइम पर एक्ट करेंगे। Chyme enters the duodenum where it mixes further with digestive enzymes from the pancreas and then passes through the small intestine where digestion continues. When the chyme is fully digested, it is absorbed into the blood. जब chyme fully digest हो जाता है तो ये इससे जो nutrients हैं वो blood में absorb कर लिए जाते हैं. Parietal cells जो कि फंडस में होती हैं प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में अहम रोल निभाता है। या फिगर में देख सकते हैं हमारा स्टमक, ऊपर से एसोफेगस आता है, स्टमक में खाना देता है, नीचे से स्टमक का जो आखिरी पार्ट है पाइलोरस वो खाने को ट्रांसफर करता है कहाँ, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट में। हमारे स्टमक के अंदर आप देख सकते हैं ग्रेटर कर्वेचर, रफेज ऑफ म्यूकोसा, सेरोसा है, इसकी लेयरिंग, तो हमारे पेट के अंदर ऐसा दिखता है। इसके बाद है स्प्लीन। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी बट हैज़ अदर फंक्शंस। स्प्लीन हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है। इट ब्रेक्स डाउन बोथ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स दैट आर स्पेंट, यानी जो रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स यूज़ हो चुकी हैं हमारे शरीर में उनको ये तोड़ता है, यानी एक्सपायर हो चुकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को ये तोड़ता है। और इसी तोड़ने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है बाइलरुबिन जो कि लिवर में भेजा जाता है और उससे फिर बनता है बाइल। और चूंकि यहाँ पर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को तोड़ा जाता है इसलिए स्प्लीन को बोल दिया जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। साथ ही साथ जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को तोड़ा जाता है तो एक प्रोडक्ट बना बाइलरुबिन जो कि लिवर में भेज दिया गया बाइल बनाने के लिए, और साथ ही साथ आयरन भी बनता है जो कि बोन मैरो में भेज दिया जाता है न्यू आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद लिवर। लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है हमारे शरीर का, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, ऑल्सो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड which plays a role in the body's metabolism. Liver can detoxify various metabolites, synthesize proteins and produce biochemicals needed for digestion. It regulates the storage of glycogen which it can form from glucose, glycogenesis. Liver can also synthesize glucose from certain amino acids. Its digestive functions are largely involved with the breaking down of carbohydrate. Liver का जो मेन काम होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में। लिपिड मेटाबॉलिज्म, इससे बनता है कोलेस्ट्रॉल, यानी लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करके बनता है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल। और लिपोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है इससे बनता है फैट। लिवर सिंथेसाइजेज द बल्क ऑफ लिपोप्रोटीन। लिवर जो है ये बल्क में बनाता है लिपोप्रोटीन हमारे शरीर में। या फिगर में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में स्प्लीन है। स्प्लीन की जो लोकेशन है वो है हमारे स्टमक के पीछे। और लिवर जो है, आप लिवर को देख पा रहे होंगे, लिवर के ये अलग अलग सेक्शंस पिक में दिख रहे हैं हमें। इसके बाद है गॉल ब्लैडर, हॉलो पार्ट ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट दैट सिट्स जस्ट बीनीथ द लिवर, यानी लिवर के जस्ट नीचे होता है ये स्मॉल ऑर्गन वेयर द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर इज स्टोर्ड। लिवर बाइल बनाता है, अब स्टोर करके भी रखना होता है उसको, तो स्टोर जहाँ होता है वो यही है गॉल ब्लैडर। बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ऑर्डर टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस। बाइल का यूज़ क्या है कि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाएगा, जो खाना है उसमें जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो तोड़ देगा। पर इस बाइल को स्टोर करके रखना होता है, तो वो स्टोरेज जगह कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर में, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ने से पहले जो बाइल बन चुका है उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाए, इसलिए गॉल ब्लैडर होता है हमारी बॉडी में। इसके बाद है पेनक्रियास।
पेनक्रियाज मेजर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इट इज बोथ, ये दोनों तरह की है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन जो इसका पार्ट है वो सीक्रेट करता है इंसुलिन को। व्हेन द ब्लड शुगर बिकम्स हाई, इंसुलिन मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द मसल्स एंड अदर टिश्यूज फॉर द यूज एज एनर्जी। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका वो रिलीज करता है ग्लूकागॉन। व्हेन द ब्लड शुगर इज लो, ग्लूकागॉन अलाउज स्टोर्ड शुगर टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द लिवर इन ऑर्डर टू रीबैलेंस द शुगर लेवल्स। तो पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। Pancreas produces and releases important digestive enzymes in the pancreatic juice that it delivers to the duodenum. पेनक्रियाज एक जूस बनाती है, जैसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कहाँ पे रिलीज होता है? ड्यूडेनम में। एक्वस पैनक्रियाटिक सीक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाटिक डक्ट सेल्स कंटेन बाइकार्बोनेट आयंस। जो हमारे स्टमक से काइम आता है वो होता है एसिडिक। अब उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में तो न्यूट्रल एटमॉस्फेयर चाहिए या फिर थोड़ा स्लाइट बेसिक चाहिए। तो अब ये जो एसिडिक काइम आया है इसका हमें पीएच बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पीएच बढ़ाने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये एक्वस पैनक्रियाटिक सीक्रेशन से आते हैं, which are alkaline and help with the bile to neutralize the acidic chyme that is churned out of the stomach. Pancreas produces many digestive enzymes including pancreatic amylase, pancreatic lipase, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, proelastase and proelastase. Functions optimally in the more basic environment of the small intestine where the pH ranges from 6 to 7 due to bicarbonate secreted by the pancreas. मेन सोर्स ऑफ एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, यानी फैट्स और प्रोटीन्स को पचा पाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका मुख्य स्रोत है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स विच वर्क ऑन प्रोटीन्स आर ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। जो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए मेन एंजाइम्स हैं वो है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि पेनक्रियाज बनाते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज लाइक सेलिवरी अमाइलेज फंक्शंस टू डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज। पेनक्रियाटिक लाइपेज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज विद एन इंपॉर्टेंट कोएंजाइम कॉल्ड कोलाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है, जो फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम है, वो एक कोएंजाइम के साथ में रिलीज होता है और वो कोएंजाइम है कोलाइपेज। फंक्शंस टू हाइड्रोलाइज द ईस्टर बॉन्ड्स इन द ट्राइग्लिसराइड्स टू फॉर्म डाइएसाइल ग्लाइसरॉल्स एंड मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल्स। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोएलास्टेज आर ऑल प्रीकर्सर्स टू एक्टिव पेप्टाइडेजेस। यानी ये सब प्रीकर्सर्स हैं, जैसे ही इनको ऑप्टिमल पीएच मिलेगा तब ये एक्टिव फॉर्म में अपने कन्वर्ट होंगे। पेनक्रियाज डज नॉट सीक्रेट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्टाइडेजेस, यानी पेनक्रियाज जो है ये एक्टिव फॉर्म नहीं छोड़ता है पेप्टाइडेजेस की, यानी एंजाइम्स की, ये इनएक्टिव फॉर्म छोड़ता है और उसके बाद वो जैसे ही उनको रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर मिलता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अदरवाइज क्यों नहीं छोड़ता ये एक्टिव फॉर्म? अदरवाइज ऑटो डाइजेशन कुड ऑकर, यानी अगर ये एक्टिव फॉर्म छोड़ने लगेगा तो ऑटो डाइजेशन होने लगेगा हमारी बॉडी में, यानी जब जरूरत नहीं है तब भी डाइजेशन की प्रोसेस होने लग जाएगी। एज इन द केस ऑफ, जैसा कि पेनक्रियाटाइटिस बीमारी में होता है। इंस्टेड ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोएलास्टेज कन्वर्ट टू ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड एलास्टेज रिस्पेक्टिवली। जैसे ही रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये सारे जो प्रीकर्सर इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजन बदल जाएगा ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन बदल जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स बदल जाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में और प्रोएलास्टेज बदल जाएगा एलास्टेज में। दिस कन्वर्जन ऑकर्स एट द एंटेरोकाइनेज, ड्यूडेनल एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो कि ड्यूडेनम है वहाँ पर आता है। ये कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कैन कन्वर्ट काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोएलास्टेज टू देयर एक्टिव फॉर्म। यानी जो ट्रिप्सिनोजन है इसको मिलता है एंटेरोकाइनेज, कहाँ? ड्यूडेनम में। एंटेरोकाइनेज मिलने के बाद ट्रिप्सिनोजन बदल जाता है ट्रिप्सिन में, अपने एक्टिव फॉर्म में, और फिर ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में आने के बाद काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रोएलास्टेज को बदल देता है उनके एक्टिव फॉर्म में। ये आप पिक में देख सकते हैं, पेनक्रियाज, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, ड्यूडेनम है। सो कुछ ऐसा दिखता है हमारा पेनक्रियाज। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज सब डिवाइडेड इनटू द ड्यूडेनम। द स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम सबसे शुरुआती हिस्सा है, इसके बाद जिजेनम आता है, इसके बाद इलियम आता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट्स टू अराइव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज सेमी लिक्विड काइम, यानी पार्शियली अधपचा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एज सेमी लिक्विड काइम 1 आवर आफ्टर इट इज ईटन, 1 घंटे के बाद जब हम खाना खाते हैं। पीएच ऑफ एसिडिक काइम इंक्रीज इन ड्यूडेनम। पीएच जो है हमारे पेट में जाने के बाद काइम एसिडिक हो जाता है। अब इंटेस्टाइन में चाहिए बेसिक एनवायरनमेंट, तो इस काइम का जो पीएच है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो वो बढ़ाया जाता है ड्यूडेनम में बाय एडिंग बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशंस फ्रॉम पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला और छोटा हिस्सा होता है छोटी आंत का ड्यूडेनम। इट इज अ हॉलो जॉइंटेड शी शेप्ड ट्यूब कनेक्टिंग द स्टमक टू द जिजेनम, यानी एक सी आकार का एक हॉलो ट्यूब जैसा होता है जो कि जिजेनम से जुड़ा हुआ होता है। वंस इन द ड्यूडेनम देयर विल बी एन एक्टिवेशन कास्केड बिगिनिंग, यानी जैसे ही काइम
ड्यूडेनम में आ जाएगा। अब उस पर बहुत सारे एंजाइम्स काम करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द ड्यूडेनम टू एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन विल एक्टिवेट द अदर पैनक्रियाटिक पेप्टाइडेजेस। ड्यूडेनम also contributes several digestive enzymes such as disaccharidases and dipeptidase. The disaccharidases includes maltase, lactase, sucrase. maltase जो है ये maltose शुगर को डाइजेस्ट करेगा, lactase जो है ये lactose को करेगा और sucrase जो है वो सुक्रोज को करेगा। There are also digestive cells called enterocytes lining in the intestines. They have villi on their surfaces which in turn have innumerable microvilli on their surfaces. एंटेरोसाइट नाम की सेल्स होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सेल्स में जिनमें होते हैं विलाई यानी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन विलाई के अंदर होते हैं माइक्रोविलाई यानी और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस जो कि कुल मिलाकर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑल दीज विलाई मेक फॉर अ ग्रेटर सरफेस एरिया नॉट ओनली फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ काइम बट ऑल्सो फॉर इट्स फर्दर डाइजेशन बाय लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट ऑन द माइक्रोविलाई। ये जो काइम आया इस पर खूब सारे एंजाइम्स ने काम किया, अब ये बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना है हमारी बॉडी में, तो इसलिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदरूनी हिस्से में विलाई होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और उन विलाई के अंदर फिर माइक्रोविलाई होते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये जो माइक्रोविलाइज हैं इनमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर खाने का डाइजेशन करवाते हैं। जियोजेनम द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सर्कुलर फोल्ड्स, फ्लैप्स एंड डबल mucosal membrane. These folds together with villi serve to increase the surface area of jejunum, enabling an increased absorption of digested sugar, amino acids and fatty acids in the blood stream. जियोजेनम जो है जो दूसरा पार्ट है हमारे छोटी आंत का, इसमें खूब सारे फोल्ड्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं और डबल्ड म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है जो कि खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट करने में मदद करवाती है, स्पेशली शुगर्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को। द सर्कुलर फोल्ड्स ऑल्सो स्लो द पैसेज ऑफ फूड गिविंग मोर टाइम फॉर न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब। और ये जो फोल्ड्स हैं, फ्लैप्स हैं, ये खाने की जो मूवमेंट है उसको धीमा कर देते हैं ताकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके हमारी बॉडी को। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम। दिस ऑल्सो कंटेन्स विलाई एंड विटामिन B12, यानी यहाँ पर विलाई होते हैं और यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो मिलकर बनाते हैं विटामिन B12। बाइल एसिड्स एंड एनी रेसिड्यू न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब हेयर, यानी बाइल एसिड्स और जो बची हुई न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में, काइम में, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिगर में देख सकते हैं आप, जो येलोइश पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआती वो है ड्यूडेनम, इसके बाद जो वॉयलेट कलर का है वो है जियोजेनम, और फिर जो पर्पल कलर है पिंकिश टाइप का वो है इलियम। सो ऐसे दिखती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद है कैकम, पाउच लाइक मार्किंग इंडिकेटिंग द डिवीजन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ शुरू हो रही होती है, वहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कैकम, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो बाउंड्री है उसको दिखाता है। कैकम रिसीव काइम फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कैकम में जो आखिरी हिस्सा है छोटी आंत का, उससे काइम जो है वो आता है। द इलियम, छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा इलियम, उससे जो काइम है वो मूव होकर आता है कैकम में, एंड कनेक्ट्स टू द एस्केंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और जो बड़ी आंत का जो वर्टिकल हिस्सा होता है उसमें जो कैकम है वो काइम को आगे की तरफ भेजता है। एट दिस जंक्शन देयर इज अ स्फिंक्टर, लेकिन इस जंक्शन पे एक स्फिंक्टर लगा होता है वही वेल्व की तरह, द इलियोकैकल वेल्व इसे बोलते हैं, विच स्लो द पैसेज ऑफ काइम फ्रॉम द इलियम अलाउइंग फर्दर डाइजेशन। यानी कि ये जो स्फिंक्टर है ये खाने की मूवमेंट को थोड़ा कंट्रोल करवाता है ताकि इलियम में ही रहकर खाना और ज़्यादा फर्दर डाइजेशन कर पाए। ऑल्सो द साइट ऑफ अपेंडाइसिस अटैचमेंट, और यही कैकम में ही अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन होता है वो अटैच होता है। इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, पैसेज ऑफ द डाइजेस्टिंग फूड इन द कोलोन इज अ लॉट स्लोअर, यानी बड़ी आंत में खाने का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, टेकिंग फ्रॉम 30 to 40 आवर्स अंटिल इट इज रिमूव्ड बाय डिफिकेशन। कोलोन मेनली सर्व एज अ साइट फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिबल मैटर्स बाय द गट फ्लोरा, यानी कि हमारे गट में यानी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को और ज़्यादा पचाते हैं, फर्मेंट करवाते हैं, तो वो प्रोसेस मेनली होती है हमारी बड़ी आंत में। जो डाइजेस्टेड खाने को फर्मेंट होने की प्रोसेस है वो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। पर्पस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज नॉट बीन डाइजेस्टेड एज फूड, यानी जो खाना फूड के तौर पर डाइजेस्ट नहीं हो पाया है हमारी बॉडी में, उसमें से वापस जो वाटर है, जो रिक्वायर्ड, जो प्रीशियस, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वाटर और सॉल्ट्स, उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एज अ, कह लीजिए आप, रिसाइकल करने के लिए, ताकि जो चीज़ निकालने वाली है फीकल मैटर उसमें से भी कुछ अगर यूज़फुल मिल सकता है तो वो ले लिया जाए। तो इसीलिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा वाटर है और जो सॉल्ट्स हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय लार्ज इंटेस्टाइन। रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट इज टर्म्ड फीसेस, और जो बचा हुआ पचने के बाद खाना होता है उसे कहते हैं फीसेस, एंड उसे रिमूव किया जाता है बाय कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल्स टर्म्ड पेरिस्टाल्सिस विच प्रोपेल्स द एक्सक्रीटा, यानी कि पचा हुआ खाना जिसमें अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हमारे शरीर के लेने योग्य, उसको बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द रेक्टम वाया एनस। आप फिगर में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कैकम आपको दिख रहा होगा रेडिश पार्ट, और उससे जो प्रोजेक्शन आपको टाइप का दिख रहा है कैंटीना टाइप का वो है अपेंडिक्स, और जो लेफ्ट हैंड और जो राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रही है वो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की। इसमें जी जो कैकम है इसके बाद आता है एक वर्टिकल हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का, फिर एक हॉरिजॉन्टल हिस्सा आता है ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर एक नीचे की तरफ हिस्सा आता है सिग्मॉइड कोलोन, फिर आता है रेक्टम ऑफ एनस, और फिर एक्सक्रीशन हो जाता है फीसिस का। व्हाट हैपन्स टू डाइजेस्टेड फूड, यानी खाना जो पचाया जा चुका है मेरी बॉडी में उसके साथ होता क्या है।
स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड, छोटी आंत जो है आपके खाने में जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड योर सर्कुलेटरी सिस्टम पासेस देम ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा बॉडी का वो न्यूट्रिएंट्स को ले जाकर जो रिक्वायर्ड उनकी जगह है वहाँ पर दे देता है। स्पेशल सेल्स हेल्प एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स क्रॉस द इंटेस्टाइनल लाइनिंग इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, यानी छोटी आंत जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर छोटी आंत से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से होते हुए वो रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पर चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद ब्लड स्ट्रीम, योर ब्लड कैरीज सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, ग्लाइसरॉल एंड सम विटामिन्स एंड सॉल्ट्स टू द लिवर। ब्लड स्ट्रीम जो है वो शुगर्स को, अमीनो एसिड्स को, ग्लाइसरॉल को और कुछ तरह के विटामिन्स और सॉल्ट्स को लिवर में ले जाता है फर्दर बाइल बनाने के लिए या अदर चीज़ें बनाने के लिए। लिवर जो है वो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को अगर ज़रूरत नहीं है तो लंबे समय तक के लिए। लिम्फ सिस्टम, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कैरी वाइट ब्लड सेल्स, हमारे शरीर में जिस तरह से नसें होती हैं जो खून के लिए होती हैं, ऐसे ही वाइट ब्लड सेल्स के लिए भी एक पूरा नसों का सिस्टम होता है जिसे कहते हैं लिम्फ सिस्टम। तो लिम्फ सिस्टम, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कैरी वाइट ब्लड सेल्स एंड अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ थ्रू आउट योर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, एब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स। हमारे जो इंटेस्टाइन में फैटी एसिड्स और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, लिम्फ नोड वाले सिस्टम में। इसके बाद हाउ बॉडी कंट्रोल्स डाइजेशन, यानी हमारी बॉडी डाइजेशन की जो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको कंट्रोल कैसे कर पाती है। योर हार्मोन्स एंड नर्व्स वर्क टुगेदर टू हेल्प कंट्रोल द डाइजेस्टिव प्रोसेस, सिग्नल्स फ्लो विद इन योर GI ट्रैक्ट एंड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम योर GI ट्रैक्ट टू योर ब्रेन, यानी हमारे GI ट्रैक्ट से सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन तक, फिर ब्रेन से वापस सिग्नल आते हैं GI ट्रैक्ट तक, और हार्मोन्स को एक्टिवेट किया जाता है, नर्व्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि मूवमेंट सही तरह से कराई जा सके। तो इस तरह हमारी बॉडी कंट्रोल करती है डाइजेशन को। हार्मोन्स, सेल्स लाइनिंग योर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मेक्स एंड रिलीज हार्मोन्स दैट कंट्रोल हाउ योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। दीज हार्मोन्स टेल योर बॉडी व्हेन टू मेक डाइजेस्टिव जूसेस एंड सेंड सिग्नल्स टू योर ब्रेन दैट यू आर हंग्री। जब हमें भूख लगी हो तब भी हार्मोन्स बनाए जाते हैं हमारे ब्रेन के द्वारा जो कि हमें सिग्नल देते हैं कि हमें भूख लगी है, और जब हम खाना खाते हैं तो भी हार्मोन्स बनाए जाते हैं ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बन सकें उनको पचाने के लिए। योर पेनक्रियाज ऑल्सो मेक्स हार्मोन्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन। तो कई तरह के हार्मोन्स बनाए जाते हैं जो कि पूरी डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करवाते हैं, जैसे कि बॉम्बेसिन ये स्टिमुलेट करवाता है रिलीज ऑफ कोलसाइटोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन, ग्रेलिन जो कि स्टिमुलेट करवाता है एपिटाइट को, लेप्टिन जो कि एपिटाइट को कंट्रोल करवाता है, न्यूरोपेप्टाइड जो कि रेगुलेट करता है इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। तो इस तरह से कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके बाद नर्व्स, यू हैव नर्व्स दैट कनेक्ट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं ताकि सिग्नल्स का आदान प्रदान हो सके सही से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी और स्मेल फूड, जब हम खाने को देखते हैं या सूंघते हैं, योर ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल दैट कॉजेज योर सेलिवरी ग्लैंड्स टू मेक योर माउथ वाटर, यानी हम जब खाने को देखते हैं सूंघते हैं तो हमारे मुंह में पानी कैसे आ जाता है, वो नर्व्स के थ्रू ही आता है। जैसे ही हमने देखा या सूंघा तो नर्व्स के थ्रू सिग्नल गया ब्रेन को, फिर ब्रेन ने वहाँ से कुछ हार्मोन्स या सिग्नल ऐसा दिया कि मुंह में पानी लाओ, तो हमारे मुंह में पानी आता है। तो ये सब नर्व्स के थ्रू हो रहा होता है। यू ऑल्सो हैव एन एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ENS, नर्व्स विद इन द वॉल्स ऑफ योर GI ट्रैक्ट। हमारे GI ट्रैक्ट के वॉल्स में भी नर्व्स होती हैं जिन्हें कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ENS. When food stretches the walls of your GI tract, the nerves of your ENS release many different substances that speed up or delay the movement of food and production of digestive juices. जैसे ही खाना हमारे GI ट्रैक्ट में जाता है और उसकी वॉल्स को सेंसेशन देता है तो ये नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये खाने को या तो नीचे ले जाने की प्रोसेस को स्पीड अप कर देती हैं या फिर डिले कर देती हैं ताकि प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सही तरह से हो सके। द नर्व्स सेंड सिग्नल्स टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ योर गट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पुश फूड थ्रू योर इंटेस्टाइन। इस तरह की दिखता है हमारा जो ENS है। हमारी जो रेक्टम और एनस वाला जो एरिया है ये पेल्विक पाथवेज जो होते हैं नर्व्स के उसके थ्रू जुड़ा होता है हमारे CNS से। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये सिंपैथेटिक पाथवेज से जुड़ी होती है CNS से। स्टमक जो है ये भी जुड़ा होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और जो एसोफेगस है ये वेगल पाथवेज से जुड़ा होता है हमारे CNS से। तो इस तरह से नर्व्स भी काम करती हैं हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करवाने में। इसके बाद हाउ बॉडी कंट्रोल्स डाइजेशन। ओरल कैविटी, हमारा जो मुंह है, ओरल कैविटी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मैकेनिकल डाइजेस्टिव फंक्शन, ये तो हमें पता है, और माइनर केमिकल डाइजेशन होता है। अब आप ये देखिए कि मुंह में जो वर्किंग pH रहना चाहिए वो है 6.7 से 7, वहीं हमारा जो स्टमक है उसमें वर्किंग pH होना चाहिए 0.8 से 3.5। देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया, फ्रॉम न्यूट्रल टू दिस मच एसिडिक, और फिर वापस से हमारी इंटेस्टाइन में जाकर वर्किंग pH 6 से 7 हो जाता है। तो आप खुद देखिए कि डाइजेशन हमारा जो हो रहा है शरीर के अंदर वो कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी बहुत सारी रिएक्शन चल रही होती हैं, यानी न्यूट्रल से एकदम ड्रास्टिकली एसिडिक और फिर ड्रास्टिकली फिर से न्यूट्रल। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, मुंह से पेट तक का रास्ता और फिर इंटेस्टाइन में पूरा घूमकर ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद कॉमन डिफेक्ट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं हमें। लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो आपने सुना भी होगा शायद। लैक्टेज इज अ डाइसैकेराइडेज। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज जो शुगर होती है दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स में, इसको पचाने में मदद करती है हमारी बॉडी में, जो कि प्रोड्यूस की जाती है पेनक्रियाज के द्वारा, और ये हाइड्रोलाइज कर देती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन लैक्टोज टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दिस इज नेसेसरी ताकि हम दूध या दूध से बनी चीज़ें पचा पाएं। इन लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सर्व्स एज एन ऑस्मोटिक फोर्स दैट ड्रॉज फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग ऑस्मोटिक डायरिया। यानी जिन लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनकी बॉडी में
लैक्टोज जो है वो पच नहीं पाता है और गट में ऐसे ही पड़ा रहता है, और फिर ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह काम करता है जो कि गट में फ्लूइड जो है उसको खींचता है, और जिसकी वजह से हमें डायरिया भी हो सकता है। In such patients, lactose will remain undigested in the lumen of small intestine and no glucose will enter the blood stream। यानी इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा लैक्टोज का, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पेशेंट की बॉडी में कमी है लैक्टेज की, एंजाइम की। कोलोनिक बैक्टीरिया जो होता है ये लैक्टोज को एनर्जी की तरह यूज़ कर लेता है और बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो इस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल अगर लैक्टोज वाली चीज़ें खा लेते हैं तो उनको ब्लोटिंग हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है। ऐसे लोगों के इलाज के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम की जो दवा है, जो टेबलेट्स हैं, वो दी जाती हैं एज सप्लीमेंट्स। ये हमारा जीआई ट्रैक्ट आप देख रहे हैं पिक में, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें आप देख सकते हैं लैक्टोज आता है, फिर उस पर लैक्टेज एंजाइम काम करता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है और आगे जाके नॉर्मल डाइजेशन हो जाता है। ये है नॉर्मल लोगों में। पर जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनमें लैक्टोज आता है बॉडी में, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि लैक्टेज की कमी है, और वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह काम करता है और पानी को अपनी तरफ खींचता है, और इस पानी के खींचने की वजह से डायरिया हो जाता है। इसके बाद है पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस इज अ कंडीशन वेयर द नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, जो हमारे बॉडी में एसोफेगस में और इंटेस्टाइन में खाने को, पचे हुए खाने को आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है मूवमेंट करवाने की, वो जब ठीक से नहीं हो पाती है किन्हीं वजहों से, उसको कहते हैं हम पैरालिटिक इलियस। ये मेनली ड्यू टू एब्डोमिनल सर्जरी होती है या फिर एंटीकोलिनजेरिक्स जो ड्रग्स होते हैं अल्जाइमर या दिमाग से जुड़ी बीमारियों के लिए, उसकी वजह से हो सकती है। इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलीज एक्सेसिव वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड यानी वीआईपी या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और ये इनहिबिट कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो कि पेरिस्टाल्सिस सही से करवाने में मदद करते हैं। एंटीकोलिनजेरिक्स कैन इंटरफेयर विद द एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलाइन, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो पेरिस्टाल्सिस कैसे होगा, तो खाना आगे नहीं बढ़ता हमारे इंटेस्टाइन में, उस वजह से खाना फंसा रह जाता है हमारी आंतों में। इन बोथ केसेस पेरिस्टाल्सिस इज इनहिबिटेड हिंडरिंग द मूवमेंट एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इस वजह से डाइजेशन अधूरा रह जाता है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं पेरिस्टाल्सिस जो नॉर्मल लोगों में होता है, बोलस के पीछे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आगे की रिलैक्स होती हैं, तो बोलस आगे आता है, फिर उसके पीछे की कॉन्ट्रैक्ट होती है, आगे की रिलैक्स होती है, वो और आगे आता है। इस तरह से जो बोलस है, जो खाना है पचा हुआ, वो हमारी बॉडी में आंतों में आगे बढ़ता है, पर जब यही प्रोसेस नहीं हो पाती है तो हम उसे कह देते हैं पैरालिटिक इलियस। इसके बाद है जॉगरेन सिंड्रोम। ये एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है दैट डिस्ट्रॉयज द सैलिवरी एंड लैक्राइमल ग्लैंड्स विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा द पेशेंट डेवलप्स जेरोस्टोमिया एंड ड्राई माउथ। जेरोस्टोमिया या फिर उसको कहें हम ड्राई माउथ, ये हो जाता है क्योंकि जॉगरेन जो सिंड्रोम है इसमें सैलिवरी ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड ये ऑटो इम्यून डिफेक्ट की वजह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बॉडी में। द लैक ऑफ सलाइवा रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड सॉल्विंग, और इस वजह से जो पेशेंट होता है उसको बोल पाने में और सॉल्व कर पाने में और डेंटल से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेलिटोसिस हो जाता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो ये सब होता है जॉगरेन सिंड्रोम में। इसके बाद है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, कंडीशन वेयर गैस्ट्रिनोमा प्रोड्यूसेस एक्सेसिव गैस्ट्रिन, यानी कि हमारे पेनक्रियाज में ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से खूब ज़्यादा हमारा जो स्टमक है उसमें खूब ज़्यादा एसिड बनने लगता है, लीडिंग टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स एंड एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन, यानी पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है। दिस कैन रिजल्ट इन अल्सरेशन, जिसकी वजह से पेट की लाइनिंग में छाले हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हीमाटेमेसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स प्रोटोन पंप इनहिबिटर देने पड़ जाते हैं इस बीमारी को ठीक करने में। आप पिक्चर में देख सकते हैं जॉगरेन सिंड्रोम। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो है ड्राई आइज, ड्राई माउथ, एक्सट्रीम फटीग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, पेनफुल ड्राई स्किन, जॉइंट पेन, ब्रोंकाइटिस, साइनस इन्फेक्शंस और ब्रेन फॉग। और जो राइट हैंड साइड पर आप पिक देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेनक्रियाज है उसमें ट्यूमर है, और पेट जो है हमारे स्टमक उसमें अल्सर्स हो चुके हैं क्योंकि एक्सेसिव एसिड बनने लगता है हमारे स्टमक में, क्योंकि पेनक्रियाटिक जो सेल्स हैं वो जो एसिड बनाने वाली सेल्स हैं, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, वो बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारे स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं। इसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन सिस्टिक फाइब्रोसिस द CFTR क्लोराइड चैनल इज डिफेक्टिव। दिस चैनल इज इंपॉर्टेंट इन द पेनक्रियाज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्लोराइड इनटू ल्यूमन ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ Na एंड वाटर इनटू द ल्यूमन, यानी पेट में ल्यूमन में वापस से पानी लाने के लिए हमारे बॉडी में ल्यूमन में क्या भेजा जाता है, क्लोरीन। कहाँ से भेजा जाता है, क्लोराइड चैनल से, CFTR जैसे बोलते हैं, वहाँ से क्लोरीन भेजा जाता है ताकि ल्यूमन में जो है वापस से सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। पर कभी कभी किन्हीं केसेस में, जैसे कि जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है, उनमें ये क्लोराइड चैनल जो है ये डिफेक्टिव हो जाता है। दिस सर्व्स टू, और ये जो पानी और सोडियम एब्जॉर्ब किया जाता है, जो ये क्लोराइड भेजा जाता है, ये इसलिए होता है टू मेक पेनक्रियाटिक सीक्रेशंस लेस विस्कस, ताकि जो पेनक्रियाज से सीक्रेशंस निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, उनको हम गाढ़ा होने से रोक सकें, इसलिए ये क्लोराइड इंपॉर्टेंट होता है। एंड अलाउ देयर पैसेज थ्रू द डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। पर जब CFTR डिफेक्टिव हो जाता है, क्लोराइड चैनल इज डिफेक्टिव, सच एज इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, द पेनक्रियाटिक सीक्रेशन बिकम एक्सट्रीमली विस्कस। पेनक्रियाटिक जो ये सीक्रेशन है ये विस्कस हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, और पेनक्रियाटिक जो डक्ट्स हैं उनमें क्लॉगिंग हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें ढंग से मूवमेंट नहीं हो पाता है पेनक्रियाटिक जूसेस का। This not only prevents the digestion of proteins, fats and carbohydrates in the lumen of the small intestine, but also causes premature activation of pancreatic digestive enzymes within the pancreas, causing autodigestion and pancreatitis. The inability to digest fats can lead to
स्टीयटोरिया एंड फैट soluble vitamin deficiencies. Treated with oral pancreatic enzyme supplements to aid in digestion. So cystic fibrosis जिनको होता है उनका क्लोराइड चैनल डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेनक्रियाटिक सीक्रेशंस हैं वो गाढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो हैं वो क्लॉग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेनक्रियाज से छूटे हुए एंजाइम्स हैं वो पेनक्रियाज के अंदर ही प्री एक्टिवेट हो जाते हैं, पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं ज़रूरत से पहले, जिसकी वजह से ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाता है और इसकी वजह से जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता और बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियां होने लग जाती हैं। ये आप पिक में देख सकते हैं, जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनमें जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके जो सीक्रेशंस हैं वो विस्कस हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है। इसके बाद है गॉल स्टोन्स, जो हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई वो। दीज आर सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स ऑफ बाइल दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द कॉमन बाइल डक्ट. This results in the ability of bile to enter the lumen of the duodenum and as such fats are not emulsified. जो गॉल ब्लैडर है उससे जो सीक्रेशंस आते हैं वो हमारे जो काइम होता है उसमें मौजूद फैट्स को क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं। लेकिन जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो वो जो सीक्रेशंस है वो नहीं आ पाते, जिसकी वजह से फैट्स का जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से फैट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। पेनक्रियाटिक लाइपेज कैन नॉट एक्सेस द ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैट्स रिमेन अनडाइजेस्टेड. दिस आल्सो रिजल्ट्स इन स्टीयटोरिया एंड कैन लीड टू डेफिशिएंसीज इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी हो जाएगी. ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर और कोलसिस्टेक्टोमी, यानी कि जब ये कंडीशन हो जाती है तो फाइनल यही इलाज होता है कि गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है बॉडी से. इसके बाद हाउ टू कीप डाइजेशन हेल्थी. मैं अपने डाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है शरीर के अंदर उसको हेल्थी कैसे रख पाऊँ, तो उसके लिए आप ईट रियल फूड यानी प्रोसेस्ड फूड से दूर हुई, जो नेचुरल फूड हैं उनको खाइए. दूसरा, गेट प्लेंटी ऑफ फाइबर रिच डाइट खाइए, आप नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाइए. ऐड हेल्थी फैट्स टू योर डाइट, हेल्थी फैट्स जो हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए. इसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, खूब पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो. इसके बाद मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस से दूर रहिए. स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो कि नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को और बिगाड़ेंगे, तो इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए. इसके बाद ईट माइंडफुली, देख समझ कर खाइए, ऐसा नहीं कि खाते ही जा रहे हैं अपन, क्योंकि अननेसेसरी खाने से भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है. उसकी भी एक लिमिट होती है सही तरह से पचा पाने की. अगर हम ओवर खा जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा. इसके बाद है च्यू योर फूड, यानी अपने खाने को ठीक तरह से चबाएं. सिर्फ एक दो बार चबाकर और गुटक जाते हैं तो ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पर. इसके बाद है गेट मूविंग, यानी अपने शरीर को एक्टिव बना के रखें, एक्सरसाइजेस करते रहें, चलते फिरते रहें, एक जगह ज़्यादा बैठे ना, स्पेशली खाना खाने के बाद. इसके बाद गेट स्लो डाउन, लिसन टू योर बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी पर ध्यान दें. अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर आपको गैस बन रही है या इंडाइजेशन हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस पर ध्यान दीजिए, नज़रअंदाज मत करिए सिम्टम्स को. इसके बाद डिच बैड हैबिट्स, यानी जो बुरी आदतें हैं उनको हटाइए अपनी लाइफ से, लाइफ स्टाइल से उनको हटा दीजिए. जैसे स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल का कंजम्पशन हुआ, लेट नाइट ईटिंग हुई, ये बुरी आदतें हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगी नेगेटिवली. इसके बाद इनकॉर्पोरेट गट सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ऐसे खाने की चीज़ें जो कि आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं पॉजिटिवली, जैसे कि प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया वाली चीज़ें, जैसे दही हो गया है. ग्लूटामाइन, जिन चीज़ों में ग्लूटामाइन ज़्यादा होता है उनको खाइए. जिंक जो है ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर रखने में मदद करता है, तो जिंक की कमी मत होने दीजिए अपनी बॉडी में. सिंपल डाइट एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस मे हेल्प इंप्रूव योर डाइजेशन. इफ़ यू एक्सपीरियंस ओकेजनल, फ्रीक्वेंट और क्रॉनिक डाइजेस्टिव सिम्टम्स, तो सिंपल डाइट करिए, लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए. ईटिंग अ होल फूड डाइट हाई इन फाइबर, हेल्थी फैट एंड न्यूट्रिएंट्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड गुड डाइजेशन. Practices such as mindful eating, stress reduction and exercise can also be beneficial. So यहाँ हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके बारे में सब कुछ जाना, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन डाइजेस्टिव सिस्टम. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू.